हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 9 से। ये जो वीडियो है ये रिवाइज्ड वीडियो है। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है हमने छोड़ दिए हैं। इस बार हमने सारे क्वेश्चंस जो भी छूटे हुए थे उन सबको कवर किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें और फॉलो करें। पहला सेक्शन है या पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 4 कंट्रीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको क्लासिफाई करना है हर एक कंट्री को कि वो डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, या आप उस बात को लेकर श्योर नहीं है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक। नॉट श्योर मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि डेमोक्रेटिक है नहीं। जैसे पहला है कंट्री ए, इसमें बताया गया कि लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन, उनको अधिकार नहीं है कि वो वोट डालें, तो ये आंसर होगा अनडेमोक्रेटिक। दूसरा है कंट्री बी की सेम पार्टी जो इलेक्शंस को जीतती चली आ रही है पिछले 20 सालों से। अब इसमें हम कह सकते हैं नॉट श्योर, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है कि अगर इलेक्शन फ्री और फेयर ना होते हों, और डेमोक्रेटिक भी हो सकता है क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है वो हो सकता है पॉपुलर सपोर्ट के कारण लगातार चली आ रही है। थर्ड है रूलिंग पार्टी ने जो है अपने पिछले 3 इलेक्शंस में हार पाई, वो डेमोक्रेटिक है। कंट्री डी का है कि कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होना चाहिए, ये अनडेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको इंफॉर्मेशन 4 कंट्रीज के बारे में है, आपको सेम चीज करनी है, डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक या नॉट श्योर बताना। जैसे पहला है कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लॉ नहीं पास कर सकता आर्मी के बारे में जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी से सहमति नहीं लेता, अनडेमोक्रेटिक। पार्लियामेंट पास नहीं कोई भी ऐसी लॉ कर सकता है जिसमें वो जुडिशरी की पावर्स को रिड्यूस करे, इसके लिए आप नॉट श्योर कह सकते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक भी हो सकता है अगर बाई चांस जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है कि अगर जुडिशरी रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में है। थर्ड है कंट्री के जो लीडर्स हैं वो कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकते किसी और कंट्री के साथ जब तक वो परमिशन नहीं ले लेते अपने पड़ोसी कंट्री से, इसको हम अनडेमोक्रेटिक कहें। कंट्री एस सारे जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं कंट्री को उससे संबंधित उनको लिया जाता है जो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा, और उसको मिनिस्टर्स भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें हम कह सकते हैं नॉट श्योर, क्योंकि डेमोक्रेटिक भी हो सकता है बाई चांस अगर सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है और ऑपरेट कर रही है इन कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में, और अनडेमोक्रेटिक हो सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स जो है उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के उनके प्रति। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए 4 उसमें आपके अकॉर्डिंग नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट माना जाएगा अगर हम डेमोक्रेसी के फेवर में बात करें, और नहीं है तो वो क्यों नहीं। लोग जो है अपने को फ्री और इक्वल मानते हैं डेमोक्रेसी, बिल्कुल फेवर में जाता है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी जो है वो रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद ज्यादा बेहतर तरीके से औरों के मुकाबले, फेवर में जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज्यादा जवाबदेही होती है लोगों के प्रति, ये फेवर में जाता है। पर डेमोक्रेसी ज्यादा संपन्न है दूसरों के मुकाबले, इसके बारे में हम जो है सोच सकते हैं कि ये उतना अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब वजह क्या है, जैसे डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा संपन्न है दूसरों के मुकाबले, हम इसको एक अच्छा आर्गुमेंट नहीं मानते। वजह ये है कि जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो कि जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा ज्यादा संपन्न होती है और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले। अब जहां डेमोक्रेसी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनाता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, कंड्यूसिव मतलब होता है पॉसिबल करना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वहीं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री की संपन्नता को डिटरमिन करने में, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट जो है उतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं कह सकते जो भी इफेक्टिवनेस है डेमोक्रेटिक। और जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं जैसे ए बी और सी, ये सारे के सारे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये पॉजिटिव फीचर्स बता रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। आता है आपका इक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। फोर्थ क्वेश्चन है कि हर स्टेटमेंट में एक डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट बताया गया है, आपको जो है उन दोनों को सेपरेटली लिखना है हर स्टेटमेंट। जैसे यहाँ दिया है पहला, एक मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट द्वारा पास करी जानी चाहिए ताकि हम जो हैं एक स्टैंडर्ड्स जो हैं मीट कर सके उन रेगुलेशंस के जो कि डिसाइडेड किए गए हैं
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट ये है कि लॉज जो है वो पार्लियामेंट द्वारा पास करी जाती है, और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट ये कि रेगुलेशंस जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसाइड किए गए, हो सकता है वो हमारे जो पार्लियामेंट के डिसीजंस है उनको ओवरराइड कर रहे हो, तो ये अनडेमोक्रेटिक। दूसरा है इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्डर कर सकता है रीपोलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर रिगिंग यानी हेराफेरी जो है वो रिपोर्ट करी गई है। डेमोक्रेटिक एलिमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेप्स उठा सकता है ताकि वो फ्री और फेयर इलेक्शंस कराए। और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट ये है कि जो लार्ज स्केल पर रिगिंग हुई है वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तरह से उसी की ही रिपोर्ट हुई है। थर्ड है विमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो सिर्फ 10% तक पहुंचा है। इससे क्या है, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है अब वो डिमांड कर रही है कि 1/3 सीट्स होनी चाहिए विमेन की। डेमोक्रेटिक एलिमेंट है कि वुमेन का एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट ये है कि विमेन जो है उनको एडिकेटली यानी पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है ताकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसे बढ़ाया जा सके। फिफ्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है ये तर्क देने के लिए कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है फैमिन की डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। अब इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं ऑपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन, मतलब जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो जो भुखमरी हो रही है एक तरह से लोगों की जो पेट नहीं भर पा रहे हैं उसके प्रति ध्यान दिलाना मान सकते हैं वैलिड रीजन है। फ्री प्रेस जो है वो रिपोर्ट कर सकती है फैमिन की सफरिंग के बारे में अलग अलग पार्ट्स में कंट्री की, ये भी पॉसिबल है। गवर्नमेंट को डर लगता है कि उसकी हार हो सकती है अगले इलेक्शंस में, ये भी पॉसिबिलिटी वैलिड रीजन मान सकते हैं। लेकिन लोग जो है वो फ्री हैं कि वो बिलीव करें और प्रैक्टिस करें किसी भी रिलीजन को, ये कौन सा वैलिड रीजन। तो जो हमारा ऑप्शन डी है कि लोग फ्री है बिलीव करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए रिलीजन को, ये वैलिड रीजन नहीं माना जाएगा आर्ग्यू करने के लिए कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है फैमिन की डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। अब कारण क्या है, क्योंकि जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका कहीं कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है कि जो सूखा पड़ता है उसके होने में या उसके रोकने में। जो और ऑप्शंस है ए बी और सी ये सारे वैलिड रीजन है क्योंकि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है फैमिन की डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। ऑपोजिशन पार्टी ध्यान दिला सकती हैं कि हंगर और स्टारवेशन के लिए, और इसके लिए वो रूलिंग पार्टी को जो है उस एक तरह से बोल सकती हैं कि भाई इस इशू पर तुम जो है एड्रेस करने में फेल हो गए। फ्री प्रेस वो रिपोर्ट कर सकता है फैमिन के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि आप एक्शन लीजिए। और गवर्नमेंट को ये भी डर होगा कि भाई जिस तरह के हालात हैं हो सकता है कि वो अगर फैमिन से डील करने में फेल हो गए तो वो जो है नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में ना जीत पाए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि लगभग 40 गांव हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां गवर्नमेंट ने कोई भी प्रावधान नहीं किया है पीने के पानी का। अब ये जो विलेजर्स हैं ये मिलते हैं और फिर बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो सोचते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को फोर्स किया जाए अपनी जरूरत को पूरा कराने के लिए। अब इनमें से इन जो ये सोच रहे मेथड उनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा डेमोक्रेटिक मेथड नहीं। कोर्ट केस फाइल करना, क्लेम करना कि वाटर जो है उनकी राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है, कर सकते हैं। बॉयकॉट करना नेक्स्ट इलेक्शंस में ताकि मैसेज जा सके सारी पार्टीज को, सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना पब्लिक मीटिंग्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट, ये भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को पैसे देना या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि वो पानी दे, ये जो चीज है ये थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो ऑप्शन डी की पेइंग करना मनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ताकि पानी मिल सके, ये डेमोक्रेटिक मेथड नहीं माना जाए क्योंकि इसमें करप्शन और ब्राइबरी इन्वॉल्व है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार और ब्राइबरी आप घूस दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से इलीगल है और जो हमारे प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के उनको एक तरह से डाउन करती है। जो और दूसरे ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व करते हैं एक्सरसाइज सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की, कि हम जो है अपने जो वाकई में जेन्युइन हमारी परेशानियां हैं उसको हम एड्रेस कराना चाहते हैं गवर्नमेंट को। अगर हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है कि हम अपनी उन परेशानियों से गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करके हम चाहते हैं कि उससे हमें छुटकारा मिले। इलेक्शंस को बॉयकॉट करना ये भी एक तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट है और ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
अगर हम पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने असंतोष को जताने के लिए, ये भी लेजिटिमेट है और एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का फॉर्म माना जाता है, जो कि अंदर प्रोटेक्टेड किसके आता है, राइट टू असेंबली एंड एसोसिएशन। अब आता है आपको रिस्पॉन्स बताना है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्मी जो है वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री के अंदर, तो क्या आर्मी को रूल करना चाहिए कंट्री को? इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां ये बात सच है कि आर्मी डिसिप्लिन होती है, करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, तब भी आर्मी का ये रोल नहीं है कि वो कंट्री को रूल करे। डेमोक्रेसी जो है वो आधारित है प्रिंसिपल पर पॉपुलर सोवर्निटी के, जहां लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकें और उनसे उनकी जवाबदेही बनती है। डेमोक्रेसी में आर्मी का एक खास रोल होता है कि वो संविधान बनाए रखे और जो भी हमारी क्षेत्रीय अखंडता है कंट्री की, उसकी रक्षा करे, पर वो गवर्निंग अथॉरिटी अकेली नहीं हो सकती। दूसरा है रूल जो मेजोरिटी का है, उसका मतलब रूल इग्नोरेंट पीपल का करना। अब अगर हम क्या चाहते हैं कि हमें रूल मिले समझदार लोगों का, भले ही वो कम संख्या में हो, का मतलब हम क्या कह सकते हैं, रीजन क्या दे सकते हैं कि जो रूल ऑफ मेजोरिटी है वो जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम हो जैसे रूल ऑफ इग्नोरेंट होते हैं। डेमोक्रेसी हमेशा अलाउ करती है एक्सप्रेशन अलग अलग व्यूज का, ओपिनियंस का और एक प्रोसेस डायलॉग का, डिबेट का, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा माना गया है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में। अब ये जो विचार है कि एक स्मॉल ग्रुप जो वाइज लोगों का है वो कंट्री को गवर्न कर सकते हैं बेटर उनसे जो मेजोरिटी एलिट लोगों की है या अनडेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी के अंदर हर नागरिक को अधिकार है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले और जो भी मौका है पॉलिसी को प्रभावित करने का या उसके जो नतीजे आते हैं उनको प्रभावित करने का उसको मौका दिया जाए, तो उसको अधिकार है कि वो ये काम कर सकता है। थर्ड है कि अगर हम चाहते हैं रिलीजियस लीडर्स हमें गाइड करें स्पिरिचुअल मैटर्स में, तो हम उन्हें क्यों नहीं इनवाइट करते कि वो हमें पॉलिटिक्स में भी गाइड करें। कंट्री जो है उसको रूल करना चाहिए रिलीजियस लीडर्स के द्वारा। जो रोल है रिलीजियस लीडर्स का वो है स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करना अपने फॉलोअर्स को, ना कि कंट्री को गवर्न करना। डेमोक्रेसी आधारित है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, जहाँ स्टेट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस ग्रुप को प्रमोट नहीं करता। जहाँ एक तरफ इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्पेक्ट करें जो ओपिनियन है रिलीजियस, वहीं ये भी सही नहीं होगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए पॉलिटिक्स में या अपना जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है उसको यूज करें ताकि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसे कंट्रोल किया जाए। डेमोक्रेसी में डिसीजंस हमेशा बेस्ड होते हैं रीजन पे, एविडेंस पे और इंटरेस्ट पे सिटीजन्स के, ना कि जो रिलीजियस बिलीव्स या डॉगमा है उनके ऊपर। फिर है एट्थ क्वेश्चन कि क्या ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इसमें डेमोक्रेसी जो है एज अ वैल्यू सोच के तब बोले गए हैं और क्यों। जैसे फादर जो है डॉटर से कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी राय नहीं सुनना चाहता मैरिज को लेकर, हमारी फैमिली में बच्चों की शादी वही होती है जहां पेरेंट्स उनको करने को कहते हैं। तो इसका आंसर कह सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू कीप करके नहीं बताया गया। डेमोक्रेसी जोर देती है इंपॉर्टेंस इसको इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को, उसके राइट्स को। इसमें राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन भी आता है, अपने लिए चॉइस करना भी आता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के पास अधिकार है कि वो अपनी खुद की जिंदगी से संबंधित चॉइसेस कर सकें, चाहे वो डिसीजन हो मैरिज को लेकर, बिना किसी फोर्स के, दबाव के कि दूसरों की विश को उन्हें फॉलो करना है। फिर है नेक्स्ट, टीचर स्टूडेंट से कह रही हैं कि आप जो हैं हमारे कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब मत करिए, बार बार क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछिए। अब ये स्टेटमेंट भी जो है डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा। डेमोक्रेसी जो है जोर देती है इंपॉर्टेंस पे कि पार्टिसिपेट किया जाए, डायलॉग जो है डिसीजन मेकिंग में उनका हो। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे चाहे क्लासरूम है, टीचर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है एनकरेज करें, फैसिलिटेट करें पार्टिसिपेशन जो स्टूडेंट्स का है लर्निंग प्रोसेस में, और एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट जो है वो देने की कोशिश करें जिसमें बच्चे जो है अपनी डाइवर्स ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। थर्ड है एम्प्लॉय का ऑफिसर के लिए कि हमारी जो वर्किंग आवर्स हैं वो रिड्यूस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू को ध्यान में रख के बताया गया। डेमोक्रेसी जोर देती है इंपॉर्टेंस पर रूल ऑफ लॉ के और प्रोटेक्शन इंडिविजुअल राइट्स का और उनके इंटरेस्ट का।
डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर वर्कर्स के पास अधिकार है कि वो फेयर डिमांड कर सके, फेयर और रीजनेबल वर्क कंडीशंस। एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है कंप्लाई करें लॉ के साथ और रिस्पेक्ट करें जो भी राइट्स हैं उनके एम्प्लॉयज की उनके लिए। अब है 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री, और फिर बताइए कि क्या उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। आपको जो है रीजंस देने हैं अपने इस डिसीजन। जितने भी सिटीजन है कंट्री के, उनके पास अधिकार होने चाहिए राइट टू वोट। इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली कराए गए। इस फैक्ट के आधार पर कहा जाए तो ये दिखता है कि कंट्री जो है वो रेगुलर इलेक्शंस करा रही है, अपने सिटीजन्स को अलाउ कर रही है कि वो वोट डाल सकें, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी। तो ये फैक्ट बताता है कि ये कंट्री जो है एक डेमोक्रेसी है। दूसरा है कि कंट्री जो है वो लोन लेती है इंटरनेशनल एजेंसी से। अब एक जो कंडीशन है लोन देने की वो ये है कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करे एजुकेशन और हेल्थ पर। ये जो फैक्ट है इसमें ये बताया जा रहा है कि कंट्री जो है प्रायोरिटाइज कर रही है, मतलब प्रायोरिटी पर रख रही है लोन रीपेमेंट को। उसके जो इन्वेस्टमेंट है सोशल सर्विसेज में जैसे एजुकेशन और हेल्थ के, उसके ऊपर इसको लोन रिपेमेंट को प्रायोरिटाइज कर रही है, तो जो कि कहीं नहीं इन्वॉल्व करता है वायलेशन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने की कि क्या ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू लिया गया था या लोगों का इसमें कहीं कोई से है बोलने का, तो उनकी कोई राय ली गई है या नहीं। तीसरा है, लोग जो है बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, 7 लैंग्वेजेस से ज्यादा, लेकिन एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो लैंग्वेज बोली जाती है 52% लोगों के द्वारा कंट्री के अंदर, यानी वो लैंग्वेज जो 52% लोग बोलते हैं कंट्री के अंदर, लेकिन ज्यादातर जो है 7 लैंग्वेजेस से ज्यादा लोग जो है बोलते हैं। अब ये फैक्ट क्या सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर नागरिक की पहुंच होनी चाहिए एजुकेशन तक और बाकी पब्लिक सर्विसेज तक अपनी खुद की भाषा में। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कॉल किया है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस का, नेशन वाइड स्ट्राइक का कंट्री के अंदर, ताकि इन पॉलिसीज को अपोज कर सके और गवर्नमेंट ने उन लीडर्स को अरेस्ट कर। तो फैक्ट जो है वो ये बताया कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पीसफुल असेंबली, जो कि फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स है। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, प्रोटेस्ट कर सके पीसफुली, बिना उनको कि डर के कि उनको जो है एक तरह से रोक दिया जाए। गवर्नमेंट जो है उसका अपना रेडियो टेलीविजन है कंट्री के अंदर। सारे न्यूज़पेपर्स को पहले परमिशन लेगी गवर्नमेंट से कि वो कौन सी न्यूज़ को पब्लिश करे जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या उनके प्रोटेस्ट है उनके बारे में। ये फैक्ट सजेस्ट करता है गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस को और लिमिट कर रही है जो पब्लिक की पहुंच है इंफॉर्मेशन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर मीडिया पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए, वो रिपोर्ट कर सके गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोटेस्ट पर, बिना उसको किसी के डर के कि सेंसरशिप हो जाएगी या रिटेलिएट बदला लिया जाए। तो जहां कुछ फैक्ट्स जो है सजेस्ट करते हैं कंट्री जो है वो अपहोल्ड कर रही है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वहीं कुछ फैक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स और फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो हम कह नहीं सकते क्लियरली कंट्री को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं एफसी के, अगर इसके बगैर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन या एनालिसिस करी जाए तब उसके बाद ही इसको ज्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, 2004 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूएसए के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इनइक्वालिटी असमानता कंट्री के अंदर बढ़ रही। इनइक्वालिटी जो इनकम में है वो रिफ्लेक्ट करती है कि लोग कितना हिस्सा ले रहे हैं डेमोक्रेसी के। ये साथ ही साथ उनकी जो एबिलिटीज है उनको भी शक्ल देती है, जो कि प्रभावित करते हैं उन डिसीजंस को जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। अब रिपोर्ट हाईलाइट करके कह रही है कि अगर एक एवरेज ब्लैक फैमिली अर्न कर रही है $100, तो जो इनकम है एवरेज वाइट फैमिली की वो $162। एक वाइट फैमिली जो है वो 12 टाइम्स ज्यादा वेल्थ रखती है बजाय एक एवरेज ब्लैक फैमिली। अब यहाँ दिया गया है एक प्रेसिडेंट इलेक्शन में लगभग 10 में से 9 इंडिविजुअल्स एक फैमिली के अंदर थे, उनकी इनकम $75,000 से ऊपर थी, उन्होंने वोट किया। ये लोग जो है टॉप 20% आते हैं पॉपुलेशन में उनकी इनकम के टर्म्स में अगर बात करें। वहीं दूसरी तरफ 10 फैमिली मेंबर से सिर्फ 5 लोगों ने वोट किया जिनकी इनकम $15,000 से भी कम थी।
ये वो बॉटम 20% पॉपुलेशन है इनकी इनकम के अकॉर्डिंग। इसी तरह से 95% कॉन्ट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टीज का है वो रिच से आता है। इससे अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है ज़्यादा कि वो अपनी ओपिनियंस और कंसर्न्स बता सके, जो कि ज़्यादातर सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। जो पुअर सेक्शंस है वो पार्टिसिपेट कम करते हैं पॉलिटिक्स में, और गवर्नमेंट उनकी कंसर्न्स पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। तो जैसे बाहर पॉवर्टी से आना, जॉब मिलना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग, उन सब के पॉलिटिशियन ज़्यादातर किसके हैं, जो कंसर्न है बिजनेस पर्सन के या रिच के। तो अब आपको एक ऐसे लिखना है डेमोक्रेसी और पॉवर्टी पे, जिसमें आपको ये जो इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में दी हुई है उसके बारे को इस्तेमाल करना है, और एग्जाम्पल्स आपको इंडिया से लेने हैं। तो ये जो इशू है पॉवर्टी और डेमोक्रेसी का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कई कंट्रीज में, इंडिया भी शामिल है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन लोगों से ज्यादा की, और जिसमें लार्ज परसेंटेज जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। इन इक्वालिटी जो इनकम और वेल्थ में है इंडिया के अंदर, वो एक तरह से बहुत ज्यादा कमर तोड़ वाली है, और इसका कंट्री के डेमोक्रेसी पे जो है बहुत ज्यादा असर दिखता है। अब जो रिपोर्ट थी ऑक्सफैम इंडिया की, उसमें टॉप 1% जो पॉपुलेशन की है इंडिया के, वो 73% वेल्थ होल्ड करते हैं, जबकि जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2% ऑफ द वेल्थ होल्ड करते हैं। मतलब वास्ट मेजोरिटी जो पॉपुलेशन की है उसकी ना तो पहुंच है रिसोर्सेज पर, ना उसको मौके मिलते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर पाए डेमोक्रेसी के। जो इशू है अनइक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, ये भी काफी ज्यादा कंसर्न की बात है इंडिया के अंदर। एक स्टडी जो सेंटर के द्वारा की गई, स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की, उससे पाया गया वोटर टर्नआउट जो पुअर से है, मतलब जो गरीब लोग वोट डालते हैं, वो बहुत कम है वेल्दी के बीच में। स्टडी ये भी बताती है कि पुअर जो है वो बहुत कम ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को या हिस्सा लेते हैं पॉलिटिकल कैंपेन। कमी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की है पुअर्स के बीच में, उसका बहुत ज्यादा असर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉलिटिशियंस फोकस करते हैं ज्यादातर वेल्दीज के कंसर्न पर या बिजनेस पर्सन पर, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। नतीजा, पॉलिसीज जो हेल्प कर सकती है पुअर को, जैसे जॉब क्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सब जो है निग्लेक्ट करते हैं। इंडिया ने जो है कुछ प्रोग्रेस करी है रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी को इन रिसेंट ईयर्स में, पर अभी बहुत काम करना बाकी है। गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी कई सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल हाउस होल्ड्स को। इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस कर। तो ये इंश्योर करना कि डेमोक्रेसी सबके लिए है, इंडिया को जरूरी है कि वो एड्रेस करे जो भी इशू है पॉवर्टी का और इनइक्वालिटी। इसको तब किया जा सकता है जब हम ऐसी पॉलिसीज लाएं जो प्रोवाइड करें इक्वल अपॉर्चुनिटीज सारे सिटीजन्स को, भले ही उनका इनकम और सोशल स्टेटस कैसा हो। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो एनकरेज कर सके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पुअर के बीच में, और साथ ही साथ जैसे उनको कोई एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, इंफॉर्मेशन बताई जाए पॉलिटिकल प्रक्रिया के बारे में। तभी हम जो है एक इंडिया जो है ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगी, जहां सारे नागरिकों का इक्वल से होगा अपने फ्यूचर को बनाने। तो ये था आपका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। अगर आपको लगता है इस वाले वीडियो में आपको आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आंसर्स मिलेंगे, तो प्लीज जरूर कमेंट करें। आगे भी हम और रिवाइज वीडियोस बनाते रहेंगे। आप जिस भी चैप्टर में लगता है आपको कि आपको रिवाइज चाहिए, आप प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। एजुकेट।